सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है ITI फिटर ट्रेड जो सेकेंड ईयर वालों के लिए जो सीरीज़ चला रखी है, वह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें इसकी, कल की जो क्लास हमने ली थी, वो कल की क्लास हमारी जो है जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाकर वहाँ से आसानी से दे सकते हैं। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, ऑल इन वन। इसको सर्च करके जो है आप इस पर जो है कल की वीडियो को आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। और मैं जो है आज की इस वीडियो को भी जो है इसमें एक प्लेलिस्ट बनाकर जो है ऐड कर दूंगा, और वहाँ से आप इन सभी को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो है हम 30 क्वेश्चन तो कल कर चुके थे, आज हमारा 31 क्वेश्चन है। आज ये 31 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रोट आयरन, यानी कि क्यों कृषि उपकरण रोट आयरन से बनते हैं। यानी कि आप जो है कृषि उपकरण जो है उसका क्या कारण है कि आप रोट आयरन से बनाते हैं। तो यह कम लागत, बी आपका दे रखा है भारी वजन, सी है आपका घिसावट प्रतिरोधी, या आप जंग प्रतिरोधी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर रोट आयरन की, तो रोट आयरन का आपको पता ही है कि रोट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है, और इसमें जो है कार्बन की परसेंटेज सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 0.002% से लेकर 0.003% तक जो है कार्बन की परसेंटेज इसमें पाई जाती है। तो ये जैसा कि हमारा शुद्ध आयरन होता है, तो इस पर जो है आपका जो जंग लगने की संभावना कम होती है। और आप सभी को पता है कि कृषि उपकरण का जो अधिकतर यूज होता है, उसका जो संपर्क जो होता है मिट्टी से होता है। तो मिट्टी में होने के कारण, उसमें नमी के कारण जंग लगने की संभावना अधिक होती है। तो उससे बचाव के लिए जो है हम रोट आयरन से बनाते हैं रोट आयरन का। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जंग प्रतिरोधी। तो इसमें जो है जंग को प्रतिरोध करने का गुण होता है, इसलिए जो है इसके कृषि उपकरण बनाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड इन एक्स ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं यहाँ पर। चलो भाई, यहाँ पर देखते हैं। हम स्केल को यहाँ से हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर दे रखे हैं आपका, ये देखिए पार्ट का नाम कहाँ पर है, ये रहा आपका पार्ट। ये देखा एक्स के रूप में चिन्हित, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ट्वेयर्स है, मोल्डन स्नेक है, मोल्डन आयरन है, या टैपिंग होल है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, इसमें जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस में दे रखा है, इस पार्ट को जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ट्वेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। यदि हम इनकी जो इसके कार्य की बात करें, तो इसका साधारण तो वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है हमारी फर्नेस में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन अलॉय, यानी कि कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कास्ट आयरन में जो है हमारी कार्बन कंटेंट कितनी होती है, कार्बन की परसेंटेज होती है 2 से 4% तक। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। यदि हम कास्ट आयरन के बारे में बात करें, तो कास्ट आयरन जो होता है हमारा, कास्ट आयरन की कास्टिंग कर सकते हैं, इसकी फोर्जिंग नहीं कर सकते। और इसमें जो स्वयं लुब्रिकेशन का गुण होता है, क्योंकि इसमें जो है मुक्त मात्रा में जो है ग्रेफाइट की मात्रा होती है। ठीक है, यदि बात करें हम कास्ट आयरन की, तो इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर अधिक किया जाता है जहां पर हमारे जो है वाइब्रेशंस अधिक हो, इसीलिए इसका प्रयोग जो है साधारणतः जैसे लेथ मशीन का बेड हो गया, या कोई मशीन हो गई, तो उनकी बॉडी आदि बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 में देखते हैं क्या दिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड इन एक्स, यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोमीटर के जो ये पार्ट है, ये देखो इस पर नर्लिंग कर रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम
जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थिम्बल। और इस पर जो कौन सा ऑपरेशन कर रखा है, इस पर जो है नर्लिंग ऑपरेशन हो रखा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 में देखते हैं क्या दे रखा है। अब इसी स्केल को इधर लानी पड़ेगी। तो भाई जो हमारी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 34 है, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूव द ब्रोकन स्टड, यानी कि टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। यहाँ पर यदि हम देखें कि टूटे हुए स्टड को जो हटाने की जो विधि है वो कौन सी है, तो यहाँ पर यदि हम देखें इजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रिक पंच विधि, या ड्रिल्ड होल बनाने की विधि, या स्क्वायर टेपर पंच विधि का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप जो है इसमें जो है प्रिक पंच का यूज किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए कि ये सतह के पास टूटा हुआ स्टड है। तो इसको निकालने की जो सतह के जो है नज़दीक टूटता है, इसको निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं उस विधि को क्या बोलते हैं, तो उस विधि को हम जो बोलते हैं प्रिक पंच विधि कहते हैं। यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है, जी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 में देखते हैं क्या दे रखा है। 36 में दे रखा है आपका 36 में दे रखा है आपका व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल, यानी कि एक ड्रिल किए गए छेद को अंत को बेवल करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। ये देखें यहाँ पर दे रखी है, ये रीमिंग कहलाती है, या स्पॉट फेसिंग कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है, काउंटर सिंकिंग कहलाती है। तो इसमें साधारणतः क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, जैसे कि कोई ड्रिल किया गया होल है, ये देखिए हमने ड्रिल किया गया होल है, मान लें ये ड्रिल किया गया होल है, इसके एंड सिरे को जो है बेवल्ड बनाना है, हमें ऐसा बनाना है, ये देखिए। तो इसको जो है बेवल्ड बनाने की प्रोसेस जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी काउंटर सिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। यदि हम बात करें काउंटर सिंकिंग की क्यों जाती है, तो काउंटर सिंकिंग जो होती है हमारी, जो काउंटर संक हेड स्क्रू या काउंटर संक हेड बोल्ट होते हैं, उनके हेड को जो है समतल सरफेस के जो संपर्क सरफेस होती है उसके समतल रखने के लिए जो है काउंटर सिंकिंग की जाती है, ताकि हमारा हेड जो है बाहर ना निकल सके, और जो है इस पर जो आसानी से ऐसे पार्टों पर की जाती है जो यहाँ पर जो है हमें, जहाँ पर हमारे पार्ट जो है स्लाइडिंग करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 37 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ़ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी कि यदि क्लियरेंस एंगल गलत है तो क्या प्रभाव होगा। भाई बड़े आकार के होल बनेंगे, या ऑप्शन नंबर बी है आपका ओवर हीट ड्रिल, या ऑप्शन नंबर सी है परिष्कृत होल, या ऑप्शन नंबर डी है ड्रिल का टूटना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमारा क्लियरेंस एंगल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। क्लियरेंस एंगल जो होता है, क्लियरेंस एंगल जो है ऐसा रखा जाता है कि ना तो उसको आप अधिक रख सकते हो, ना ही आप उसको कम रख सकते हैं। यदि हम उसको कम रखेंगे तो घर्षण अधिक होगा, घर्षण के कारण जो है आप पता है चैटरिंग उत्पन्न होगी। और यदि हम क्लियरेंस एंगल अधिक रखते हैं तो क्लियरेंस एंगल में अधिक में क्या होगा कि हमारा जो है कटिंग एज जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम जो है इसको गलत रखते हैं एंगल को, तो क्लियरेंस एंगल को गलत रखने पर क्या होगा, साधारण सी बात है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओवर हीट ड्रिल, यानी कि हमारी जो है ड्रिल जो है गर्म होगी। आपको पता है कि फ्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ड्रिल है वो तो गर्म होनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो चलिए ऊपर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका हील, ऑप्शन नंबर जो दे रखा है आपका बी है कटिंग एज,
या ऑप्शन नंबर सी धनात्मक रैक कोण या निगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या एंगल दर्शाया है। ये देखिए यहाँ से जो है ये एंगल जो है आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर जो है क्या हो जाता है। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 है। अच्छा, ये पार्ट का नाम बताना है एक्स के रूप में जो चिन्हित है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये बताना है आपका, ये जो ये एंगल है। तो इसमें जो है इस पार्ट का नाम जो है वह हमारा जो है ऋणात्मक रैक एंगल, यानी कि इसे हमें निगेटिव रैक एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो दे रखा है हमारा, पहले इसको जो है हम इसको अलग हटाते हैं यहाँ से। चलो भाई हट जाओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच रीमर इज यूज फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मोस्ट टेपर होल, यानी कि आंतरिक मीट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है। हेलिकल फ्लूटेड रीमर, या पायलट के साथ हैंड रीमर, या टेपर पिन रीमर, या समांतर शंख के साथ सॉकेट रीमर। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि आंतरिक मोस्ट टेपर्ड होल की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो है यहाँ से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉकेट रीमर विद पैरेलल शंख, यानी कि समांतर शंख के साथ जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर शंख के साथ सॉकेट रीमर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दे रखा है हमारा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, दिक्कत होती है देखने में क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। नेम ऑफ द टाइप ऑफ रीमर, इस रीमर के प्रकार का नाम बताएं। इस रीमर का जो है टाइप क्या है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें जो है ऐसे कटे हैं आपके, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका साधारणतः हैंड रीमर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ये हैंड रीमर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं क्या पूछा है इसमें, यानी कि वाट, इसको हटा देते हैं स्केल। इसमें कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क्ड एक्स, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें जो है एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है हमारा, ये इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम जो है ऑप्शन नंबर ए आर्बर, डेल चक, या डेल बिट, या चक की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्बर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम जो बोलते हैं आर्बर बोलते हैं, और आर्बर की सहायता से जो है ड्रिल चक जो है हमारा जो है ड्रिल मशीन में फिट किया जाता है। ठीक है, और जो आर्बर पर जो है टेपर काटा होता है वो मोस्ट टेपर काटा होता है, जो MT0 से लेकर MT7 तक 7 नंबरों में जो है मिलता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 में जो दे रखा है आपका वह है विच रीमर हैज़ द लॉन्ग टेपर लीड, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो यहाँ से कि कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, ये क्वेश्चन आपको पीछे भी आया था। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि हैंड रीमर, क्योंकि हैंड रीमर में अलग से युक्ति का यूज करते हैं ना जो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि ड्रिल्ड किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। तो चलिए देखते हैं फिगर हमारा आगे दिया है।
ये रहा हमारा फिगर कि इसमें जो है किस प्रकार का जो है दोष दे रखा है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें जो है आपका आप देख सकते हैं कि डील जो है हमारा ये यहाँ से देखो अलग अलग जो है कुछ बड़ा और कुछ छोटा हो रहा है। तो यहाँ से जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्कित होल या ओवर हीट डील या ओवर साइज होल या ऑप्शन नंबर डी आपका चिप का असमान प्रवाह। तो यहाँ से हम दे सकते हैं परिष्कृत होल तो नहीं, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ओवर साइज होल, यानी कि ये जो है ओवर साइज में बन गया है होल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 44 में क्या दे रखा है आपका कि व्हाट इज द डिफेक्ट इफ प्रोस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लोज्ड। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है। यानी कि हमें सीधा पूछा है कि यदि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके छिद्र जो एब्रेसिव कणन के जो है छिद्र बंद हो जाए तो उसमें होगा क्या, उस दोष को क्या बोलते हैं। तो उस दोष को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए डीलिंग बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी आपका ड्रेसिंग बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि यदि ग्राइंडिंग व्हील हमारा ग्राइंडिंग व्हील से जो है हम किसी मेटल की ग्राइंडिंग करते हैं तो उस मेटल की ग्राइंडिंग करते समय जो है हमारे कभी कभी हम सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बारीक कण जो होते हैं हमारे जो एब्रेसिव कणों होते हैं लगे हुए, हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके फेस पर जो एब्रेसिव कण होते हैं उनके बीच जो है हमारे सॉफ्ट मटेरियल के बारीक कण जो है उसके बीच फंस जाते हैं। तो जिसके कारण जो हमारा कटिंग व्हील जो होता है ग्राइंडिंग व्हील जो होता है कटिंग करनी बंद कर देता है, जिस कारण जो है हमारे जो है उस दोष को क्या बोलते हैं, उस दोष को हम बोलते हैं लोडिंग। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। और लोडिंग जो है इसको दूर करने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, इसके दूर करने के लिए हम ड्रेसिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं और इसमें जो है डायमंड ड्रेसर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल। यानी कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल के कंपन और टूल के चैटरिंग को कम करने की क्षमता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ग्रे कास्ट आयरन है या वाइट कास्ट आयरन है, ग्रीथिल कास्ट आयरन यानी कि नोडुलर कास्ट आयरन या मलेबल कास्ट आयरन। तो यदि हम बात करें दोनों तो एक ही है कि नोडुलर कास्ट आयरन को ही जो है मलेबल कास्ट आयरन कहते हैं। यदि हम वाइट कास्ट आयरन की बात करें तो वाइट कास्ट आयरन नहीं होगा, यहाँ से जो है आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रे कास्ट आयरन। जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें जो है वाइब्रेशन अच्छे सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए जो है इसके लेथ बेड और जो है अन्य जहाँ पर जो हमारा वाइब्रेशन अधिक होता है वहाँ पर इसी कास्ट आयरन का यूज किया जाता है, जैसे कि मशीनों की बॉडी बनाने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है आपका विच फर्नेस इज यूज प्रोड्यूस रोट आयरन। यानी कि रोट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें कि रोट आयरन बनाने के लिए आपको पता होगा कि रोट आयरन बनाने के लिए हम किस फर्नेस का यूज करते हैं। तो रोट आयरन के लिए हम यूज करते हैं पुडलिंग फर्नेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। यदि हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग जो है पिग आयरन बनाने के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें क्यूबोला फर्नेस की तो क्यूबोला फर्नेस का यूज जो है कास्ट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। यदि हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज किए तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रयोग जो है हाई क्वालिटी स्टील या स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ से राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर जो है 47 इसमें दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है आपका विच और इज यूज एक्सटेंट जिंक, यानी कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको जिंक और के बारे में बताना है। तो जिंक का जो होता है हमारा क्या होता है, बॉक्साइट होता है, गैलेना होता है, कैलेमाइन होता है या कैसिटेराइट होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपको पता ही होगा कि जिंक का जो जस्ते का जो अयस्क होता है वो होता है हमारा कैलेमाइन। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैलेमाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। यदि बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है, गैलेना होता है हमारा लेड का अयस्क होता है, कैसिटेराइट जो होता है टिन का होता है, टिन का होता है कैसिटेराइट या टिन स्टोन भी होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच टूल इज यूज चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बेयरिंग, यानी कि बेयरिंग का उपयोग, किस उपकरण का उपयोग जो है बेयरिंग के आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी है फीलर गेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका डेप्थ गेज या ऑप्शन नंबर डी वर्नियर कैलिपर। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो है क्लियरेंस की जांच करने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है फीलर गेज जो है हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। यदि हम बात करें फीलर गेज की, तो फीलर गेज का उपयोग दो मैटिंग पार्टों के बीच के क्लियरेंस को जांच करने के लिए जो फीलर गेज का यूज किया जाता है। ये जो होते हैं पत्तियों के सेट में मिलते हैं। इसके ब्लेड की लंबाई जो होती है 100 mm होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है 20 mm होती है। यदि हम बात करें फीलर गेज को क्लियरेंस गेज या इसको जो बोलते हैं मोटाई गेज, क्लियरेंस गेज, और जिसे और आपका जो है इसकी सहायता से हम आसानी से जो है दो मैचिंग पार्टों के बीच के जो क्लियरेंस या गैप को जांच कर सकते हैं, जैसे गैप गेज भी कहते हैं। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 का। तो 49 का क्या दे रखा है देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ से जो है हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए है कॉलर, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर हेड, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिगर्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका बॉडी। तो यहाँ से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फिगर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 यानी कि 50। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, यानी कि एक्मे थ्रेड का एंगल क्या है। एक्मे थ्रेड का आपको पता ही होगा कि एक्मे थ्रेड का हमारा एंगल जो होता है वो होता है हमारा 29 डिग्री। तो यहाँ से राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको एक्मे थ्रेड के बारे में बताऊँ तो एक्मे थ्रेड जो होती है हमारी, एक्मे थ्रेड का एंगल तो 29 डिग्री होता है। यदि इसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी डेप्थ होती है 0.6403 इंटू पिच होती है। और जो है इसका यूज आपको पता है, इसका प्रयोग जो है ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर हमें पावर को जो है ट्रांसमिट और डिसट्रांसमिट करना हो, जहाँ पर पावर को जल्दी से इंगेज और डिसंगेज करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर बी में देखा 55 डिग्री, तो 55 डिग्री हमारी होती है BSW, BSP या BSF थ्रेड की जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है। और यदि बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की, तो यहाँ से जो है हमारा 45 डिग्री यह जो होता है बटरेस्ट थ्रेड का जो है एंगल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसका क्या है, यानी कि इसमें पूछा है व्हाट इज़ द एडवांटेज
सॉरी, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक, यानी कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर है डाई को कसने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका टू एडजस्ट द डाया ऑफ इंटरनल थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू लगे होते हैं, इसमें जो है 3 स्क्रू लगे होते हैं, जो सेंटर वाला स्क्रू है उसका लाभ क्या है, इसमें ये पूछा है। तो इसमें जो है सेंटर वाले स्क्रू का क्या लाभ होता है, इसमें जो होता है इसका यूज किया जाता है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है आपके 52 में दे रखा है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है फिगर, इस फिगर में जो है इसको क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। तो इसको बोलते हैं हम रूट बोलते हैं, या पिच बोलते हैं, या क्रेस्ट बोलते हैं, या थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो जो होता है आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थ्रेड एंगल। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछ रखा है आपका कि विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू वन कंप्लीट टर्न, यानी कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। यदि हम यहाँ बात करें कि इसमें पूछा क्या है कि एक रोटेशन में जो है आपकी जो जितना जो है आपका बोल्ट या स्क्रू चलता है उसको जो है किसके द्वारा जो है अक्षीय गति को जो है प्रदर्शित कौन करता है। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीड। यदि आपको सिंपल भाषा में बताओ तो कि यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो है एक रोटेशन में जो है आपकी जो है थ्रेड जो है आपका कोई बोल्ट है वो एक रोटेशन में जो कितने चलेगा, तो हमारा एक रोटेशन में किसके बराबर चलता है, तो लीड के बराबर चलता है। यदि हमारी सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड जो है पिच बराबर पिच के होती है, यदि हमारी डबल स्टार्ट थ्रेड है तो यह जो है लीड होती है वह जो है पिच के 2 गुनी होती है, 3 स्टार्ट है तो 3 गुनी होती है। ऐसे ऐसे ही जो है लीड हमारी बढ़ती जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है आपका हाउ हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट मेजर्ड, यानी ड्रिल बिट का साइज को कैसे मापा जाता है। फ्लूट्स के बीच, लैंड के बीच, या वेब के बीच, या गर्दन का व्यास। तो आपको पता ही होगा कि ड्रिल बिट का जो हमारा साइज लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो बताइए आप कहाँ से लिया जाता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है हमारा लैंड के बीच। लैंड के बीच भी अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन के दे रहे हैं, परंतु जो लैंड के बीच जो एक चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन बोलते हैं। उस मार्जिन से ही जो हमारा होता है ड्रिल का साइज लिया जाता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 55, इसमें दे रखा है आपके व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, यानी कि सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। यदि हम बात करें हेलिक्स एंगल की, आपको मैंने पहले भी बता दी हेलिक्स एंगल 3 टाइप के होते हैं, HN और S, हार्ड, नॉर्मल एंड सॉफ्ट। ये हार्ड धातु के लिए जो है कम रखे जाते हैं, सॉफ्ट धातु के लिए अधिक रखे जाते हैं। यदि हम बात करें हेलिक्स एंगल जो है जनरल पर्पज के लिए जो है यूज किए जाते हैं तो यूज किए जाते हैं आपके 27.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56, इसमें क्या दे रखा है आपका फिगर वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें दे रखा है हमारा इस टूल का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल।
तो इस टूल का जो है हमारा नाम है, इस टूल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका पायलट ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी है काउंटर सिंक, या ऑप्शन नंबर सी है आपका ड्रिल के साथ पायलट, या ऑप्शन नंबर डी है आपका काउंटर विद पायलट यानी काउंटर सिंक के साथ पायलट। तो यहाँ पर जो है हमारा जो राइट आंसर हो जाता है उसे बोलते हैं हम काउंटर सिंक विद पायलट, यानी कि काउंटर सिंक टूल के साथ जो है पायलट। तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57। इसमें क्या दे रखा है? इसमें है विच पार्ट ऑफ रीमर इज डिजाइन्ड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप, यानी कि एक रीमर का कौन सा भाग चिप निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फेस, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लूट, ऑप्शन नंबर सी है एडी यानी कि हील, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कटिंग एज। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा राइट आंसर निकल के आता है। तो जो है हमारा जो है फ्लूट्स जो होता है हमारा चिप के निकलने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाता है, यानी कि फ्लूट्स। यदि हम फ्लूट्स की बात करें तो फ्लूट्स जो होता है हमारा, इसके द्वारा हम आसानी से जो है चिप का फ्लो आसानी से हो जाता है, और जो हमारा कूलेंट होता है वह पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 में जो दे रखा है क्या है हमारा? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट डील, यानी कि टाइप एस ट्विस्ट डील का उद्देश्य क्या है? इनको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसमें पूछा है कि टाइप एस ट्विस्ट डील का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एच एन और एस का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोर धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी है उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी है नरम और सख्त सामग्री के लिए यूज होता है, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यदि बात करें ये 3 टाइप में होते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि एच एन और एस, यानी कि एस वाला जो है हमारा किसके लिए होता है? सॉफ्ट व नरम धातुओं के लिए। तो यहाँ से जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 59। तो 59 में क्या दिया है? 59 में दिया है व्हाट इज़ द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग में रफ छेद होने का क्या कारण है? पहला है ऑप्शन नंबर ए आपका समान बिंदु का पतला होना, यानी कि अनइक्वल पॉइंट थिनिंग। यदि ऑप्शन नंबर बी देखें तो ड्रिल का पॉइंट केंद्र में नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी कि क्लियरेंस एंगल गलत है, या ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल एंगल और कटिंग एज। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ड्रिल में रफ छेद बनने का कारण है। तो 59 का क्या राइट आंसर होगा आपका? 59 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि ड्रिल के कटिंग एज जो है काटने में हमारे तेज नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 60। इसका क्या है? जो इसको हटा देता हूँ मैं, स्केल बहुत दुखी करती है ये, चलो हट जाओ। इसमें होता है डिटरमाइंड द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग डाया दे रखा है आपका रिमिंग होल एज पर टेबल अंडर साइज 0.2 एस ओवर साइज आपका ये दे रखा है, ठीक है। यानी कि 19 mm के रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए आकार का निर्धारित करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज जितना दे रखा है और ओवर साइज जो है आपका इतना दे रखा है। तो यहाँ से मैंने कल भी आपका ये फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर जो है हमारा रिमर ड्रिल साइज का फॉर्मूला यूज होगा। तो रिमर ड्रिल साइज क्या होता है? रिमर साइज माइनस के अंडर साइज प्लस के ओवर साइज, यानी कि रिमर साइज हमारा कितना दे रखा है? 19 mm।
माइनस इसमें करेंगे इधर अंडर साइज कितना दे रखा है 0.2 प्लस ओवर साइज कितना दे रखा है, ओवर साइज दे रखा है आपका 0.05। तो यदि हम यहाँ से इसको ऐड करें तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा 19 माइनस के 0.25। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा निकल कर आएगा 18.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हम नए हैं अभी, अगर कोई पढ़ाने में दिक्कत आती है या हमसे कोई गलती होती है तो उसकी क्षमा चाहते हैं। तो थैंक यू आज के सेशन में बने रहने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।